फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएनएचएम से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन, सीबी नेट टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और साथ साथ में यहाँ पे एसटीएस यानी कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीएचओ पद को भी हम लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सीरीज नंबर 14 तक कर लिए हैं। 14 का जो सीरीज था उसमें ब्लड बैंक से एमसीक्यू हमने उठाए थे, क्योंकि आपकी जो सिलेबस में हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग दोनों दिया हुआ है। फ्रेंड्स, जब हम आपको यहाँ पे 14 वाला सीरीज कर रहे थे तो हमने बताया था कि हम ब्लड बैंक से कुछ ऐसे टॉपिक को लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम ब्लड बैंक के जो एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं उनको लेकर आए हैं। इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल करेंगे और साथ साथ में जो आपके ब्लड कंपोनेंट होते हैं उनको भी देखेंगे। इनको हम कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, कितनों दिनों के लिए स्टोर करते हैं। तो ये आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप इस लेक्चर को जरूर देखें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम जस्ट लेकर आएंगे फिर ब्लड बैंक के कुछ एमसीक्यू, क्योंकि जब तक हम 200 एमसीक्यू नहीं कर लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा कि हमारा परीक्षा सबसे अच्छा होगा या नहीं। ठीक है, तो कम से कम एक सेक्टर से हम 200 प्रश्न करेंगे। तो ब्लड बैंक से तो हम 200 प्रश्न करेंगे, हेमेटोलॉजी से तो कम से कम 400 प्रश्न को हल कर चुके हैं। अगर आप सीरीज नहीं देखे हैं तो 2, 3, 4, फिर उसके बाद में 6, 7, 8 ये सब सीरीज देखिए तो आपका ब्लड बैंक से ही है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अगर हमारा आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके जो क्विज पोल लगाए जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं और आपके जो सिलेबस के अनुसार ही जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ब्लड बैंकिंग है, इससे आपके एमसीक्यू आप डाले जा रहे हैं। तो आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इनको शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में हमने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये ब्लड बैंक का एंटीकोगुलेंट होता है, ये आपके जो कलेक्शन एंटीकोगुलेंट होते हैं, यानी कि जो आपका सीबीसी टेस्टिंग या फिर आपका जो अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग होते हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग होता है, क्योंकि हम इस एंटीकोगुलेंट को क्या करते हैं, बहुत दिनों तक स्टोर करते हैं अपने ब्लड को। तो ये एंटीकोगुलेंट हमारे लिए एक स्पेशल एंटीकोगुलेंट होना चाहिए। तो यही हम देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए आपके सिलेक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट के। तो जो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, इट शुड इफिशिएंटली प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विथ मिनिमम क्वांटिटी, यानी कि आपका जो ब्लड है उसको पूरी तरह से क्या कर सके, इसको क्लॉटिंग होने से रोके, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, यानी कि सबसे कम क्वांटिटी में या अधिक से अधिक ब्लड को क्या कर सके, ये प्रिवेंट कर सके इसके क्लॉटिंग को। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक एंड प्रोड्यूस एनी डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट, यानी कि आपका जो ब्लड रिसीव कर रहा है, ठीक है, इसको रिसिपिएंट कहते हैं। तो ये क्या करे, इसके लिए टॉक्सिक ना हो। एंटीकोगुलेंट जो हमने आपको यहाँ पे अपने ब्लड में मिलाया है क्लॉट को रोकने के लिए, ये क्या ना हो, टॉक्सिक ना हो। ठीक है, और कोई नुकसान हमारे या हमारा जो मरीज है उस पर कोई इफेक्ट ना डालता हो। ठीक है, इस प्रकार के हमको एंटीकोगुलेंट को चूज करना होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट का, इट शुड नॉट ऑल्टर एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कलेक्शन ब्लड, यानी कि आपका जो ये ब्लड कलेक्ट किए हैं हम ये मरीज को देने के लिए, इस ब्लड में किसी भी फंक्शन को क्या करे, नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, जिसका मतलब जो फंक्शन इसका चल रहा है वो चलता रहे, इसमें कोई अल्टर प्रोड्यूस ये ना करे। ठीक है, इस प्रकार को हमको एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता होती है। अभी चौथा आपका जो सिलेक्शन एरिया है वो क्या है, इट शुड नॉट हेल्प टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, सॉरी शुड नॉट नहीं लिखा, इफ शुड हेल्प टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड ब्लड व्हेन स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर, यानी ये कह रहा है कि जब आप ब्लड को स्टोर करेंगे 40 से 45 दिन के लिए, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में जब इसको हम डालेंगे तो ये और स्टेबिलिटी आपके ब्लड को क्या करे, बना दे। ठीक है, इसके स्टेबिलिटी को क्या करे, इंक्रीज कर दे। हमें ऐसे एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लड बैंक का एंटीकोगुलेंट होता है वो हम कौन कौन सा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली हम एसीडीए क्या करते हैं, मतलब कि यूज करते हैं। ठीक है, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ये हम ज़्यादातर यूज करते हैं। और उसके बाद में हम फिर यूज करते हैं सीपीडीए, ठीक है, और फिर CPDA-1 करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि आपका जो एसीडीए होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो एसीडीए जो सोल्यूशन है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपके एंटीकोगुलेंट के रूप में ब्लड बैंक में। ठीक है, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हम 2 फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप 1000 ml के लिए, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, 2 इसको फार्मूले में हम इसको डिवाइड करते हैं, NaH फार्मूला ये और NaH फार्मूला बी। ठीक है, तो ट्राई सोडियम साइट्रेट पहला जो होता है वो आपका होता है। ठीक है, ट्राई सोडियम साइट्रेट आप 22 ग्राम के यहाँ पे लेंगे, लेकिन अगर फार्मूला बी में यूज करेंगे तो 13.2 ग्राम लेंगे। ठीक है, साइट्रिक एसिड भी लेते हैं 8 ग्राम, लेकिन आप NaCH फार्मूला 2B में लेंगे तो 4.8 ग्राम, माने कि इसको हम पूरा टोटल क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। लेकिन जो इसका आपका डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, दोनों में फ्रेंड्स क्या होता है, सेम होता है। ठीक है,
और एक प्रकार आपका होता है ब्रिटिश फार्मूला। तो ब्रिटिश फार्मूला के अनुसार भी हम इसको बना सकते हैं। इसमें भी ट्राई सोडियम लेंगे, डेक्टोज और डिस्टिल वाटर लेंगे, तो इसमें 2 ग्राम, 5 ग्राम और 120 ml आपका डिस्टिल वाटर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम बनाते हैं। लेकिन अगर आपको 100 ml ब्लड के लिए इसको बनाना है तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, तो अगर आप ये सोलूशन को यूज़ कर रहे हैं तो आप 15 ml इसको ले लीजिए, और अगर NiHB सोलूशन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 25 ml लीजिए, ठीक है। और ब्रिटिश फार्मूला के अनुसार अगर ले रहे हैं तो आप इसको 28.5 ml इसको क्या लीजिए, ले लीजिए आप एंटीकोगुलेंट को, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर हम आप ACD सोलूशन को नहीं यूज़ करें, यानी कि एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज सोलूशन को नहीं यूज़ करें, तो आप दूसरे सोलूशन यानी कि CPD को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से यूज़ करेंगे, इसका मात्रा क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिले होते हैं। इसके बाद में जस्ट हम आपको बताएंगे कि इनको हम कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। जो आपका अलग अलग एंटीकोगुलेंट है वो अलग अलग टाइम के लिए क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं CPD, तो CPD का फुल फॉर्म क्या होता है, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज सोलूशन, ठीक है। तो साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज सोलूशन में क्या होता है, सबसे पहला आपका होता है सिट्रिक एसिड 3.2 ग्राम होगा, सोडियम साइट्रेट 25.8 ग्राम होगा, ठीक है। और ग्लूकोज आपका होगा 25 ग्राम, ठीक है। और सोडियम फास्फेट इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो आपका 2.1 ग्राम होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं 1000 ml डिस्टिल वाटर में, ठीक है। फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड 14 ml ऑफ CPDA सोलूशन यूज, ठीक है। अब ये पॉइंट आप याद करिए, इससे आपका क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा कि आपका जो CPDA सोलूशन होता है, इसमें 100 ml ब्लड के लिए कितना ml CPDA सोलूशन को हम लेंगे, तो ठीक है। इसमें अलग अलग आपसे ऑप्शन दिया जाएगा, 17 ml, 14 ml, 15 ml। तो इसमें आपका जो सही एग्जाम ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 ml CPDA सोलूशन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे CPDA1 का क्या बात होता है, ठीक है। तो CPDA1 भी हम यूज करते हैं, ये थोड़ा सा बेटर होता है। ये आपके जो यहाँ पे जो क्या होते हैं, रेड ब्लड होते हैं, इनको क्या करता है, मेंटेन रखता है इनके ATP मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस होने में, ठीक है। तो इनकी जो टाइमिंग होती है थोड़ा सा बढ़ जाती है, बेटर है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसीलिए ज़्यादातर ब्लड बैंक में इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो CPDA1 होता है, इसमें क्या होता है, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, एडेनिन आ जाता है, एक अलग सा कंपोनेंट बढ़ जाता है इसमें, एडेनिन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CPDA1 सोलूशन स्ट्रिक्टली सेम फॉर एज ए CPD, यानी कि CPD के जैसा ही होता है, यानी कि साइट्रिक एसिड होगा, सोडियम साइट्रेट होगा, ग्लूकोज होगा, सोडियम फास्फेट होगा, लेकिन इसमें एडेनिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। सोलूशन इफेक्ट ऑफ द एडिशनल ऑफ 27.5 mg ऑफ एडेनिन पर लीटर ऑफ सोलूशन। तो यही कह रहा है कि आप इसमें 27.5 mg मिलीग्राम आप एडेनिन को क्या करेंगे, पर लीटर में आप इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि CPDA1 में आप एडेनिन की मात्रा क्या लेते हैं पर लीटर में, तो पर लीटर में कितना लेंगे, 27.5 मिलीग्राम इसको हम लेते हैं, ठीक है, एडिनेशन के रूप में। अब इसमें क्या करता है ये, अब ये भी प्रश्न पर आ सकता है कि आपका CPDA1 जो है, इसमें एडेनिन है, वो क्या करता है, इसका फ़ायदा क्या है। तो एडेनिन प्रोवाइड ATP मॉलिक्यूल फॉर मेंटेन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि आपके जो एडेनिन है ये क्या करता है, ATP मॉलिक्यूल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके जो रेड ब्लड सेल हैं, RBC हैं, इनको क्या करता है, मेंटेन करता है, जिससे कि आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि आपका जो रेड ब्लड सेल है, इनको क्या कर देता है, इनके मेंटेनेंस को और बढ़ा देता है, क्योंकि ये प्रोवाइड ATP मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये ऑप्शंस में अगर आते हैं तो आप कर ले जाएंगे, हमको पूरा विश्वास है आपका, ठीक है। अब इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, इसमें आपको बताया गया है कि गिविंग सेट क्या होता है, ठीक है, और टेकिंग सेट क्या होता है। तो आप अगर आप रूबरू हैं अपने ब्लड बैंक से, अगर आप DMLT या BMLT किए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप ब्लड बैंक में अपने गए होंगे, वहाँ पे कलेक्शन वाली प्रक्रिया को आप देखे होंगे, आप इस प्रोसीजर को किए भी होंगे, इसीलिए इन चीज़ों को हम ज़्यादा नहीं देखते हैं। अगर आप ब्लड बैंक में रहे हैं तो आप ज़्यादातर यहाँ पे ब्लड गिविंग यहाँ पे आपका जो ब्लड गिविंग वाला सेट जरूर देखे होंगे, यानी कि आप ब्लड को जब निकाले हैं, ठीक है, डोनर से, तो आप देखे होंगे। इसमें आप क्या यूज करते हैं, हमने बताया आपको था जब हम MCQ करा रहे थे, तो आपका जो 16 गेज का क्या करते हैं, निजिल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस वाले नोट्स में देखें, ये हमारा गोडकर का नोट्स है, तो इसमें आपको लिखा है कि आप 18 गेज से ज़्यादा बोर का निडिल नहीं यूज करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 18 गेज का निडिल यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली एडल्ट के लिए हम 16 गेज का निडिल यूज करते हैं, क्योंकि इससे और बेटर होता है कलेक्शन करने में, ठीक है। थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन जो ब्लड का टाइमिंग है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया की बात करें, तो क्राइटेरिया में आपने पता ही होगा कि जो आपका यहाँ पे क्राइटेरिया लिया जाता है कि आपका जो ब्लड हो वो उसका ब्लड का HB हो 12 ग्राम, ठीक है, पर DL होना चाहिए, ठीक है। एक फीमेल की बात क्या रहा है, और अगर मेल में किया जाए तो इसमें 13 ग्राम पर DL होगा। एज कितना, एज कह रहे हैं, यहाँ पे जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कम से कम
50 केजी का वो बंदा होना चाहिए ब्लड के डोनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका जो टेस्टिंग होगा वो टेस्टिंग में क्या क्या किया जाएगा, HIV, HCV, HbA1c, ठीक है, ये सब टेस्ट आपके लगाए जाएंगे। साथ साथ में आपका यहाँ पे मलेरिया किया जाएगा, ठीक है, टाइफाइड चेक किया जाएगा। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पे डोनेशन के बाद कौन कौन से फ्री चेकअप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टोरेज ऑफ ब्लड की। तो स्टोरेज ऑफ ब्लड की जो बैग होते हैं वो किन किन कलर के होते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको पहले बता दें कि आपका जो बैग होता है वो 4 चीज़ों में आता है, ठीक है। 1 बैग आता है, 2 बैग आता है, ठीक है, यानी कि उसमें 2 बैग वाले होते हैं, ठीक है, 3 बैग होते हैं और 4 बैग होते हैं, ठीक है। इन सब में करेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के बैग को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 बैग का सिंगल बैग का उपयोग नहीं होता है, इसको सिंगल बोल, डबल बैग, ट्रिपल बैग, 4 बैग, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका यूज यहाँ पे बैग का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट लिए जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे सिंगल बैग लिए हैं तो इसमें होल ब्लड रहेगा, ठीक है। अगर आप डबल बैग लिए हैं तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मा और PRBC हो जाएगा, ठीक है, पैक्ड RBC हो जाएगा। ट्रिपल वाला लिए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा कि प्लाज्मा, एक हो जाएगा PRBC, एक हो जाएगा आपका प्लेटलेट, और चौथा लिए हैं तो इसमें क्रायो प्रेसिपिटेट का भी एक ऑप्शन होता है रखने के लिए। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपकी बात की जाए बैग की तो ये मैक्सिमम 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड 4th वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें स्टोरेज ऑफ ब्लड की तो आपके जो बैग होते हैं उनके कलर किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर तो ये आपका जो बैग होता है फ्रेंड्स, ये आपके ग्रुपिंग के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे डोनर से ब्लड का कलेक्ट किए और ब्लड का मान लीजिए कलेक्शन आपका वो दिख रहा है, ठीक है, यानी कि उसका जो ग्रुपिंग है वो दिख रहा है, तो आप किस कलर में लेंगे, इसको ब्लू कलर में लेंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ये दिख रहा है तो किस में लेंगे, येलो में लेंगे। अगर आपका यहाँ पे बी है डोनर, ठीक है, बी है तो उसमें क्या लेंगे, पिंक लेंगे। अगर AB है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, व्हाइट लेंगे, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, इन कलर को आप क्या करिए, लर्न कर लीजिए कि अगर आपका जो टाइपिंग है ग्रुपिंग का ABO में, उसमें से कौन कौन से अगर ग्रुपिंग है तो उसमें कौन कौन से हम बैग लेंगे, ठीक है। O के लिए ब्लू लेंगे, A के लिए येलो लेंगे, B के लिए B ग्रुपिंग के लिए पिंक लेंगे, AB के लिए व्हाइट बैग लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद में क्या होना चाहिए, अब इसमें टेस्टिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, या फिर किन किन बातों को आप ध्यान रखिए, ठीक है। लेबल शुड कंटेनिंग फॉलोइंग पर्टिकुलर, यानी कि आप यहाँ पे लेबल करते समय इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पहला, डोनर का नेम क्या है, एज क्या है, डेट क्या है, बर्थ क्या है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, सेक्स क्या है, और उसमें से ग्रुपिंग क्या है, ABO में ग्रुपिंग क्या है, और RH फैक्टर यानी कि D टाइप का जो है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये अभी मेंशन करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस मरीज को दे रहे होंगे इसमें, तो ये चीज़ आपको मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या ज़रूरत है आपको, एनी अदर एंटीजन और एंटीबॉडी इफ प्रेजेंट, डेट एंड टाइम बी कलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई अगर प्रकार का एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है, जैसे बॉम्बे ही ब्लड ग्रुप मान लीजिए अभी किसी भी डोनर में आ गया है, तो उसको भी क्या करेंगे, कंसीडर वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, फॉलो करेंगे। और उसके बाद में जो टाइम है और डेट है इसको भी क्या करेंगे, उस बैग पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि आप इसको कितने दिनों स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, इसकी एक्सपायरी कितने दिन तक लिए है, या आप जिस दिन कलेक्ट करेंगे उस डोनर से ब्लड को उसी दिन उसको डाल देंगे, उसी के डेट के जितने दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होगा, टाइम, डेट हो गया, टेस्ट सच एज HIV, हेपेटाइटिस B, ETC, यानी जितने भी आप चेकअप करते हैं, ठीक है, वहाँ पे मरीज को देने से पहले, ठीक है, प्री चेकअप उसको बोलते हैं। तो प्री चेकअप में आप जो टाइमिंग दिए हैं और डेट जो दिए हैं उसको भी क्या करेंगे, उसको आप मेंशन करिएगा, ठीक है। उस साथ साथ में बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जिस डेट को आप वहाँ पे कलेक्ट किए उस डेट को डालेंगे, और साथ साथ में किस डेट को ये एक्सपायर हो रहा है फ्रेंड्स, उसको भी यहाँ पे क्या करना है, आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। ये बात आपकी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका जो टाइमिंग का है कि कितने दिनों को अलग अलग जो एंटीकोगुलेंट है उनको कितने दिनों तक आप रखेंगे। तो कलेक्टेड ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप ब्लड जो कलेक्ट करेंगे वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे, आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ ब्लड कलेक्टेड इन वेरियस एंटीकोगुलेंट इज फॉलोज, यानी कि आपका जो यहाँ पे एंटीकोगुलेंट है वो उसके अनुसार हम कितने दिन तक एक बैग को रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं CPD-A1 को तो आप 35 दिन के लिए, ठीक है, और अगर आप CPD को ले रहे हैं तो 21 दिन के लिए, ACD को ले रहे हैं तो आप 14 दिन के लिए, ठीक है। और अगर आप हेपरनाइड यानी कि हेपेरिन वाला एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं तो आप इसको 48 घंटे के लिए ही रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास RBC सस्पेंशन इन सैलाइन, यानी कि आपका जो RBC सस्पेंशन सैलाइन में है तो एडेनिन ग्लूकोज मैंटोज ये 49 दिनों के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अधिकतर हमें जो ज्ञात है अभी तक सबसे ज़्यादा आप 49 दिन के लिए ही रखते हैं, और अगर आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें टाइमिंग डिफर रहेगा, किसी में 35 से 45 दिन तक दिखाएगा,
लेकिन हम ये गोडकर वाले बुक से बता रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपका जो अगर आप आरबीसी सस्पेंशन इन सैलाइन वाला ले रहे हैं, एडनिन, ग्लूकोज, माल्टोज का ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 49 दिनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, 49 दिनों के लिए को हम स्टोर करेंगे। लेकिन CPD A1 को 35 दिन के लिए, CPD को 21 दिन के लिए, ACD को हम 14 दिन के लिए और हेपनाइट को हम 48 दिन के लिए रखते हैं, ठीक। अब ये हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा बात यहाँ पे देख लेते हैं, बैग का कलर आप देख ही लिए हैं। अब हम इनके स्टोरेज का बात कर लेते हैं, यानी कि इनके हम अगर होल ब्लड को तो कलेक्ट कर लिए, इनको हम 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर इनको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, 2 से 6, 208, ठीक है। अलग अलग बुक में यही आपको लिखेंगे मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, और एक दूसरा आपका यहाँ पे जो बुक था उसका यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे भी आपको एग्जाम में आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा लगाएं, लेकिन दोनों के बीच में जो आपको लगेगा ऑप्शन वो आप लगाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड कंपोनेंट, यानी कि आप होल ब्लड को तो 2 से 6 डिग्री पर रख लेते हैं, लेकिन कि जो कंपोनेंट होते हैं उनको किस डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे और कितने दिनों को के लिए रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर होल ब्लड आप रख लिए हैं तो उसमें हमने बताया कि आप 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, रख सकते हैं। उनका जो एंटीकोगुलेंट था उनके अनुसार उनका जो डेट है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, उनको उसी हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे होल ब्लड और पैक्ड सेल, रेड सेल आप लिए हैं, तो इसको कितने दिन के लिए मॉनिटरिंग करेंगे, तो पैक्ड रेड सेल आपका है तो इसके लिए हम क्या 2 से 6 डिग्री सेल्सियस इसको भी रखेंगे, और इसको मॉनिटर आपका रेफ्रिजरेटर जो होगा उसमें आप 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, और इसको 35 से 42 दिन के लिए इसको आप रखेंगे, ठीक है। वही हमने बताया था कि अगर आपके यहाँ पे एडनिन, ठीक है, माल्टोज, ग्लूकोज वाला वो है तो आप यहाँ पे 49 दिनों के लिए रख सकते हैं, वही है 35 से 42 दिन के लिए, ठीक है। अब प्लेटलेट यहाँ की अगर प्लेटलेट को आप स्टोर करें, लेकिन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपका है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेटलेट कंसंट्रेशन है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है उसको क्या कितने डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, तो 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस पे, और इनको कितने दिन के लिए रखते हैं, 3 दिन के लिए रखते हैं, और एगिटेटर्स पे रखते हैं, ठीक है। वो आपका जो मशीन होता है वो क्या करता है, वो ऐसे कंपन करता रहता है, ठीक है। तो उस मशीन में हम क्या करेंगे 3 डे के लिए रखते हैं। 3 डे बाद हमारा जो प्लेटलेट है वो क्या हो जाता है, फाइनली एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा जो है एफरेसिस प्लेटलेट, ठीक है। अगर आप एफरेसिस प्लेटलेट रख रहे हैं तो इसको 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, और प्लेटलेट एग्रीटेटर में रखेंगे, इसको इनक्यूबेट करके रखेंगे, कितने में 5 दिनों के लिए रखेंगे, ठीक है। आपका वो जो कंपन वाला होगा या फिर इनक्यूबेटर है उसमें 5 दिनों के लिए कम से कम इसमें आप रख सकते हैं एफरेसिस प्लेटलेट। उसके बाद 5 दिन के बाद ये क्या हो जाता है, फाइनली एक्सपायर हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा सिंगल डोनर प्लाज्मा। अगर आपका सिंगल डोनर प्लाज्मा है तो इसको आप 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं, ठीक है। इसको मॉनिटर करेंगे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, और टाइमिंग क्या होगा, तो ये 24 दिन के लिए, यानी कि 24 डे के लिए इसको आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको -3 डिग्री सेल्सियस पर फ्रेंड्स रख रहे हैं तो बात जान रखिएगा, इसको क्या कहेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है, FFP कहते हैं, ठीक है। तो FFP को हम 1 वर्ष के लिए अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर रखे हैं तो इनको हम 1 वर्ष के लिए रख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं आपका पॉइंट जो है 5वां, उसमें है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये भी है। तो इसको हमने बताया कि अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं तो आप 1 ईयर के लिए इनको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक। अब बात 30 डिग्री नहीं रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे -30 डिग्री, इसको ध्यान रखिएगा, एकदम फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, डीप फ्रीजर इसको बोलते हैं, ठीक है, -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, अगर हम गलती से 30 डिग्री सेल्सियस बोल दिए होंगे तो माफ़ी चाहता हूँ, -30 डिग्री सेल्सियस रहेगा ये, इसीलिए इसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम 1 ईयर के लिए -30 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पे क्रायो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, तो उसके केस में क्या करेंगे, क्रायो प्रेसिपिटेट को हम 30 डिग्री सेल्सियस पे डीप फ्रीजर में रखते हैं इसको 1 ईयर के लिए, ठीक। तो 1 ईयर के लिए हम इसको रख सकते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट को, ठीक। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा बात करते हैं कि किन को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स जो होल ब्लड है, ठीक है, अगर होल ब्लड की आवश्यकता हुई या PRBC, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है, ठीक है, एक्सीडेंटल के केस में हो सकता है, ठीक है। तो इन सब केस में जो आपके हैं उनमें आपके होल ब्लड की या फिर PRBC की आवश्यकता होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको प्लाज्मा की आवश्यकता है तो आपके बर्न के केस में हो सकते हैं, ठीक है, अगर पेशेंट जल गया है या उसके अंदर की जो लिक्विड की कमी हो गई तो इन केस में आपको प्लाज्मा की डोनेशन होती है। अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है यानी कि आपको प्लेटलेट की कमी हुई है तो इन केस में आप केवल प्लेटलेट को देते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इसको एक जो आपका होल ब्लड होता है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब ये 4 भागों में क्यों बांटते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि एक से पहली बात हम 4 लोगों को बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम जो आपका बॉडी होता है उसको हम ओवरलोड होने से भी बचा सकते हैं। तो इन सब केस में हम क्या करते हैं, इनको 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो फाइनली हम पूरा लेक्चर इसको कवर कर चुके हैं। आपको अगर एंटी कोगुलेंट या थोड़ा जो पॉइंट हमने आपको बताया कि कौन से बैग में रखना है हमको और कि इसका जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है, तो इन सब के लिए आपको पता हो गया होगा, आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब इन पॉइंट से अगर आपको यहाँ पे एग्जाम में कोई भी प्रश्न आते हैं तो फ्रेंड्स इनको आप छोड़िएगा नहीं, इसको आप हल करिएगा, समझ के हल करिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न आपके घुमा फिरा के आते हैं। जैसे हमने आज टेलीग्राम पे जो प्रश्न अपलोड किए हैं उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स गलत आंसरिंग किए हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स एक प्रश्न हमने अपलोड किया था कि जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ABO के अनुसार ही बात करें तो इसमें अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के को कंसीडर कर लें तो कितने प्रकार से होंगे। तो फ्रेंड्स उन्होंने आपको 4 प्रकार से ही रख दिया था। लेकिन फ्रेंड्स क्यों 4 से? अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को भी कंसीडर करते हैं तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव भी तो होगा, तो इस मिला के कुल मिला के ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। तो ऑप्शन इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप देखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए तब आप आंसर करिए, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप टेलीग्राम चैनल फिर नहीं ज्वाइन किए तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे MCQ आपके लिए कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस के अनुसार कराए जा रहे हैं, एक एक जो टॉपिक है उसके अनुसार कराए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप DMLT या BMLT की कोर्स कर रहे हैं, आगे आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो कोर्स से लेकर एग्ज़ाम की तैयारी तक ये चैनल आपका साथ देगा, ये मेरा वादा है।